And in third scenario, domestic sales is given and we will add up exports into that. So these are the three different ways in which we can calculate the value of total sales or value of sales to calculate value of output. Then we will add on change in stock into this, which is closing stock minus opening stock. We have already discussed this in the earlier formula as well. So यहाँ तक हमने पढ़ा था first. Afterwards we calculated gross value added at market price. Point number 2 देखिए आप अपने फॉर्मूले में बेटा, gross value added at market price. और उसके लिए हमने क्या किया था? उसके लिए हमने किया था बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इसके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन या परचेज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और भी हो सकते हैं एक दो जो हम इन बिटवीन द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स चेक कर लेंगे. ठीक है बेटा. तो यहां तक हमने पढ़ा था. और बेसिकली जैसे हमने इनकम मेथड में सबसे पहले एनडीपी-एफसी कैलकुलेट किया था या एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी-एमपी और एनडीपी-एमपी कैलकुलेट किया था, वैसे ही वैल्यू एडेड मेथड में हमने सबसे पहले ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया था. इतना अगर आपको क्लियर है तो आप ऐसे कर सकते हैं थम्स अप की तरह. ये एक रिएक्शन होगा आपके पास, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. चलिए, थैंक यू. इतना हम सभी को क्लियर है. अब उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर 3 आपको लिखाया था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अलग अलग नाम कौन से होते हैं. देन आई टोल्ड यू, लास्ट में जो हमने 4th पॉइंट लिखा था वहां पर आ जाइए आप लोग, कि परचेज ऑफ मशीनरी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है बेटा. ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे. हेलो, तो बेटा पॉइंट नंबर 5 लिखना है आपने. पॉइंट नंबर 5 लिखिए अपने न्यूमेरिकल में. 4 पॉइंट हमने लिख लिए थे, हम सभी तरीके से उसे कवर कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 5 आपने लिखना है. अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जीवीए एमपी तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एग्जामिनर में आस्क यू कैलकुलेट जीवीए एफसी. तो आप क्या करेंगे? जीवीए एफसी कैलकुलेट करना है. मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं अपने वाली विंडो को. जीवीए एफसी इज इक्वल टू जीवीए प्लस एमपी से एफसी पर जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस एनआईटी. ये हो जाएगा मेरा जीवीए एफसी. पॉइंट नंबर 6, एग्जामिनर कहे एनबीए एफसी कैलकुलेट करो. आप क्या करेंगे? जीवीए एफसी आपने कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेट. ठीक है. अभी पॉइंट नंबर 5 और 6 लिखिए जल्दी से. पॉइंट नंबर 5 और 6 लिखिए जल्दी से. पॉइंट नंबर 6 लिखिए जल्दी से. पॉइंट नंबर 6 के बाद अब आप देखिए, हमने स्टार्ट किया था वैल्यू ऑफ आउटपुट से. उसके बाद हमने जीवीए एमपी कैलकुलेट किया, फिर जीवीए एफसी कैलकुलेट किया, फिर एनबीए एफसी कैलकुलेट किया. बीच में पॉइंट नंबर 3 और 4 जो मैंने आपको लिखाए थे, दोज वर प्रिकॉशंस, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स, हाउ नॉट टू मेक मिस्टेक्स. उसके लिए हमने पॉइंट नंबर 3 और 4 आपको लिखा दिए थे. अब हम इस सारे फॉर्मूले को एक ही लाइन में समराइज कर रहे हैं. एग्जामिनर आपसे कहेगा कैलकुलेट एनबीएएफसी, तो आप कैसे करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी. आईसी मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस एनआईटी माइनस डेट. ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला आ गया है एक ही लाइन में. ये लिखे आप पॉइंट नंबर 7. फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. पॉइंट नंबर 7 लिख ले.
और किसी को कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले। पॉइंट नंबर 7 लिखिए जल्दी से, और लिखने के बाद मुझे एक थम्स अप दे दें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछना है, वेट अ मिनट। चलो वंशिका बेटा अनम्यूट करो। एक्सक्यूज मी सर, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो मशीनरी की वैल्यू भी तो डेप्रिशिएट होती है, तो सर फिर हम डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो क्यों नहीं इंक्लूड करते? मशीनरी की कॉस्ट क्यों नहीं करते इंक्लूड? मशीनरी की कॉस्ट क्यों नहीं करते वो अभी बताता हूँ। रिदम अनम्यूट करो। ऋषि सर मैंने पूछना था 5th और 6th पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दो। अच्छा अभी फिलहाल लिख लो, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर। अभी लिख लो सिर्फ, यू कैन लोअर डाउन। मैं मार्कर बनाने के लिए एक मशीन लेता हूं जिस मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपीज है और इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। तो रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंग इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, यानी कि 20,000 रुपीज 10% के हिसाब से मैं इसे डेप्रिशिएट करता रहूंगा, 20,000 रुपीज पर ईयर इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब इन 10 ईयर्स में समझिए आप, मैं सारे नहीं बना रहा हूं, 4-5 ही मैंने बना दिए। अब इन 10 ईयर्स में मैं हर साल सेम क्वांटिटी ऑफ मार्कर को प्रोड्यूस नहीं करूंगा। पहली बात समझ रहे हैं, किसी साल मैं 2 लाख मार्कर प्रोड्यूस करूंगा, किसी साल 3 लाख मार्कर प्रोड्यूस करूंगा, किसी साल 1 लाख मार्कर प्रोड्यूस करूंगा। पहली बात, ठीक है बेटा। तो अब मैं हर साल कितनी मशीन एक पर्टिकुलर लॉट को प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो मेरे से कि सर अगर आप एक साल में, मैं आपके जो क्वेश्चन सोच सकते हैं वो खुद ही बोल दूंगा। आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर जब हमने एक साल में 2 लाख मार्कर प्रोड्यूस किए तो हम उसकी वैल्यू को 10 से डिवाइड करें और जो भी आएगी उसे 2 लाख से डिवाइड कर दें। एक मार्कर में जितनी मशीन यूज हुई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जो समझ पा रहे हैं वो समझ लें, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इतना समझ लें कि इसके ना समझने से उनका कुछ नुकसान नहीं होगा, नंबर पूरे आएंगे। ये सिर्फ फर्दर एक डिस्कशन है, जैसे चैप्टर के लास्ट में पावर बूस्टर होता है, ये वो है, इससे आपकी समझ बढ़ती है सब्जेक्ट की। क्लियर? कुछ बच्चों ने कैमरा ऑफ किया हुआ है, बेटा फ्लाइट चली जाएगी फिर एयरपोर्ट से ध्यान रखो, मुझे मत बोलना बाद में। सुखम प्रीत है, अक्षय बस्सी है, रमनदीप सिंह है,
ये चली जाएगी फ्लाइट फिर एयरपोर्ट से, फिर तुम मुझे कहोगे। चलिए बेटा, तो अब क्या होता है कि ये मैं एक साल में कितने मार्कर प्रोड्यूस करता हूं, ये तो मुझे एंड ऑफ द ईयर पता लगता है ना। सपोज कर लीजिए पहले महीने में मैंने 20,000 मार्कर प्रोड्यूस किए, तो मैं उन 20,000 मार्कर में कितनी मशीन यूज की है उसे कैसे डिसाइड करूं बताओ। क्या पता उन 20,000 के बाद मैं उस साल में कुछ भी प्रोड्यूस ना करूं, या 20,000 पर मंथ से ज्यादा हर मंथ में प्रोड्यूस करूं। तो एक अनसर्टेनिटी रहती है। आप समझ पा रहे हैं इसे, कि कितना मशीन का कॉस्ट लगाऊं मैं अपने प्रोडक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपली डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, मशीन को मशीन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और लॉजिकली भी मशीन की कॉस्ट को इंक्लूड करना प्रोडक्शन में, ये डेप्रिसिएशन ही तो है। अगर आप थोड़ा गहराई से समझ पाते हैं चीजों को, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस मार्कर को बनाने में एक मशीन यूज करता हूं, तो उस मशीन की कॉस्ट क्या है, उस मशीन की कॉस्ट क्या है। वो मशीन, मैं जैसे सिंपली हिंदी में बोल देता हूं, आप समझ जाएंगे। वो मशीन घिस गई, वो मशीन पुरानी हो गई, उस मशीन को मैंने यूज कर लिया, तो वो जितनी मशीन घिसी है, जितनी डेप्रिशिएट हुई है, उसकी वैल्यू को तो मैंने इंक्लूड कर लिया अपने बिजनेस में। इनडायरेक्टली मैंने मशीन की कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया है। इसीलिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को इंक्लूड करते हैं, तो उसमें मशीनरी की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि मशीनरी की पर ईयर कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन, जिसे एट द एंड ऑफ द बिजनेस मैं इंक्लूड करता ही करता हूं। इसीलिए हम कभी भी ये हम लिखवा देते हैं जनरली बच्चों को, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता कहीं भी, कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ मशीनरी को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जो मैं बिगर पिक्चर है, जो मेरे पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट बनेगी, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, और डेप्रिसिएशन को मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर रहा हूं। तो भाई मैं अगर एक मोबाइल यूज करता हूं, सपोज कर लीजिए मेरा मोबाइल है, इसे मैं 4 साल यूज करने के बाद बेचता हूं, तो 4 साल मैंने जितना यूज किया वही तो इसका डेप्रिसिएशन हुआ, उतनी ही इसकी कॉस्ट कम हो गई। तो कोई कहे कि मैंने इसे यूज ही नहीं किया, या मेरा 10,000 का मोबाइल 4 साल बाद 4,000 का बिकता है, तो 6,000 कहां गए। 4 साल तक जो मैंने यूज किया है 6,000 उसकी कॉस्ट है। ऐसे ही आपने जिस मशीन को 10 साल यूज किया है, ये उसकी कॉस्ट है, तो मशीन की कॉस्ट तो इंक्लूड हो गई ना बिजनेस में। वो हर लॉट में या हर बार के प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल वो भी मेरे बैलेंस शीट में, मेरे बिजनेस में इंक्लूड हो रही है। मैं इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए अगर प्लास्टिक लेता हूं, तो इस मार्कर की लॉट में या जिस बार ये मार्कर बेचता हूं उस बार उसे इंक्लूड कर लेता हूं, लेकिन मशीन की कॉस्ट को मैं मैक्रो लेवल पे इंक्लूड कर लेता हूं, पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट में इंक्लूड कर लेता हूं। इसीलिए परचेज ऑफ मशीनरी को मैं इंडिविजुअल लेवल ऑफ आउटपुट पर इंक्लूड नहीं करता, और हम एक सिंपल सी लाइन लिखवा देते हैं बच्चों को कि परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, उसे हम ओवरऑल कंजम्पशन के लेवल पर, मैक्रो लेवल पर इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर? चलिए अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट नंबर 8 लिख लेना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखिए, ये 3 पॉइंट लिखवाकर भी फॉर्मूला में खत्म कर सकता था, याद रखिए। सिर्फ 3 पॉइंट लिखवाने थे मैंने, पूरा फॉर्मूला खत्म हो जाता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी मिस्टेक्स को कवर अप कर लें। लिखिए पॉइंट नंबर 8, GVAMP is written as only GVA। GVAMP जो अपने पॉइंट नंबर 2 में लिखा था ना, ऐसे ये आपने लिखा था GVAMP is equal to this, वहां से MP पे कट लगा दो, ऐसे MP पर कट लगा दीजिए। GVA लिखना होता है हमेशा, GVAMP नहीं लिखना होता। लेकिन अगर मैं तभी आपको ये बात बताता, ऐसे कट लगा दीजिए, तभी मैं आपको ये बात बताता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। अब आप सारा फॉर्मूला समझ गए हैं। अब हमने, मन्नत बेटा कैमरा स्विच ऑफ है आपका, अब हमने क्या करना है, सिर्फ GVA लिखना है। तो आप पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, फिर GVA कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये GVAMP होता है, लेकिन हम इसे MP के फॉर्म में नहीं लिखते हैं,
क्यों नहीं लिखते हैं वो बताया जाएगा जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें और आपके सामने आ जाएंगी, आप उन्हें भी समझ जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर एमपी क्यों नहीं लिखते हैं। अभी मुझे 3 नई चीजें यहाँ शामिल करनी पड़ेंगी, 3 नई चीजें आपको समझानी पड़ेंगी, और आप उन्हें अभी मुझे उम्मीद है कि वैसे नहीं समझेंगे, सिर्फ यस सर कर देंगे। तो पहले जब हम उन चीजों को उनकी एंटायरिटी में डिस्कस कर लेंगे, जब उनका आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, फिर किसी दिन यहाँ पर वापस आएंगे और आपको समझाएंगे कि एमपी क्यों नहीं लिखते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई। वैसे सिंपली मैंने आपको बता दिया कि एमपी नहीं लिखते हैं। आप पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, फिर जीवीए कैलकुलेट करेंगे, फिर जीवीए एफसी तो लिखेंगे, सिर्फ सेकंड पॉइंट में वो जो जीवीए एमपी है वो एमपी आप नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलिए साहब, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। I've got a book with me today, searched and found this one only. ये नहीं कर पाएंगे। डेप्रिसिएशन 15 लिखिए बेटा, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूं। डेप्रिसिएशन 15, IC 90, IC stands for intermediate consumption, IC 90, subsidy 5, sales 140, exports 7, change in stock -10, import of raw material, ये दिख रहा है? दिख रहा होगा। import of raw material 3। क्वेश्चन लिख लिए पहले, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं क्वेश्चन को। डेप्रिसिएशन 15, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 90, सब्सिडी 5, सेल्स 140 है, एक्सपोर्ट 7, चेंज इन स्टॉक -10, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3। ठीक है बेटा, अब आपने क्या याद रखना है कि कुछ वेरिएबल हर न्यूमेरिकल में ऐसे होंगे जो आपको यूज नहीं करने हैं लेकिन वो न्यूमेरिकल में होंगे, जो आपको यूज नहीं करने हैं लेकिन वो न्यूमेरिकल में होते हैं, ताकि आपसे गलती कराई जाए। दिस इज द वे हाउ सिस्टम वर्क्स। अब आपने सबसे पहले मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करके बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बताइए 140 प्लस माइनस का 10, 130। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट 130। देखिए बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट 130, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा ग्रॉस वैल्यू एडेड और GVA, which is value of output minus intermediate consumption, which is 130 minus what is intermediate consumption? Intermediate cost लिखी है यहाँ, एक ही बात होती है। Intermediate cost 90, which is 40। GVA है बेटा 40। ये सेकंड पॉइंट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा डायरेक्ट GVAFC, which is GVA minus NIT is equal to 40 minus NIT। कहां पर है यहाँ? अब देखिए ये पॉइंट नंबर 3 समझने वाला पॉइंट है। NIT का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर?
आईटी माइनस सब्सिडी, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस, इधर देख लो, लिखना बाद में, सब देख लो एक बार सामने। आईटी का फॉर्मूला, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। यहां पर कहीं हमें आईटी दिखाई दे रहा है? नो। हम क्या करेंगे, देखिए 40 माइनस 0 माइनस सब्सिडी कितना है, क्या 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 5 मींस 40 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 45। इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना है। आईटी अगर नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ सब्सिडी गिवन है, तो क्या करना है, दिस इज जीवीए एफसी, क्लियर। अब एक और पॉइंट कैलकुलेट करना है, एनवीए एफसी, वो आप कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से मुझे। ये मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है इतना फॉर्मूला, उसके बाद का आंसर देखिए, जल्दी से टाइप करना है सभी ने, कुछ मेरे पास आ भी गए हैं आंसर। ओके, वेरी गुड, शाबाश, ओके वेरी गुड। डेप्रिसिएशन कितना है 15, तो एनवीएफसी हो जाएगा 30, वेरी गुड, ये मैंने फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व करना है। तो इस न्यूमेरिकल से आपको दो बातें पता लगी, यहां से आपने दो लर्निंग की। पहली लर्निंग क्या थी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंटरमीडिएट कॉस्ट भी लिख सकते हैं, दिया। फिर कैमरा स्विच ऑफ कर लिया आपने, प्रबलीन, अरुमन, भवनजोत, रमनदीप सिंह कौन है बेटा, ये जरा अपना कैमरा स्विच ऑन करो जल्दी से। रमनदीप सिंह, स्विच ऑन योर कैमरा, रमनदीप सिंह। वो कैमरा स्विच ऑन के लिए मैंने कहा तो चला गया, दैट मींस दैट वाज नॉट द स्टूडेंट। चलिए बेटा, कैमरा ऐसे ही रखना है। ये न्यूमेरिकल आप लोग समझ गए हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल आपने मुझे सॉल्व करके दिखाना है, लिखिए जल्दी से वैल्यू। We have got enough time to solve 4-5 numericals today. डेप्रिसिएशन 20 लिखिए बेटा, डेप्रिसिएशन 20, सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट या डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स 250, ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सेल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ना। डोमेस्टिक सेल्स 250, देन एक्सपोर्ट्स 50, एक्सपोर्ट्स 50, ओपनिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 20, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 150, क्लोजिंग स्टॉक 30, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ मुझे बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट बताएं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड टाइप इन योर मैसेज। सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे, ऐसे नहीं बता देना मुझे यहीं से बोर्ड से देख के, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है आपने सारे के सारे फेयर नोटबुक पे। एज एन मैन स्कूल ओपन आई विल चेक योर फेयर नोटबुक देन एंड हियर।
As and when the school opens, I'll check first. My first task will be to check your notebook. जल्दी से बताएं. Okay. देखिए जल्दी से बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट बताइए मुझे. दो आंसर आए हैं मेरे पास, 290 और 310. एक आंसर आया है 260. तीन आंसर आ गए हैं मेरे पास. देखते हैं इसमें से कौन सा ठीक है. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स कैसे आएगी यहाँ पर? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जब भी डोमेस्टिक सेल्स गिवन होती है तो हमने एक्सपोर्ट को ऐड कर लेना होता है. जब भी डोमेस्टिक सेल्स गिवन होती है तो हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट्स को प्लस कर लेंगे. कितना हो जाएगा यहाँ पर? 250 प्लस 50. ओके. चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. 30 माइनस 20. सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस 10. 30 माइनस क्लोजिंग बड़ा है, चलिए 10 कितना हो जाएगा? 310. देख लीजिए बेटा एक बारी से, नोट कर लीजिए. अभी सेकंड ही टाइम आप इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गलती का कोई इसमें ऐसा इतना बड़ा बात नहीं हो जाती है. व्हेन वी ट्राई, इट्स नॉट अ बिग थिंग. देखिए जल्दी से. अब आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड स्टेप का आंसर मुझे बताना है. मैं सिर्फ यहां लिखूंगा. जीवीए का आंसर बताइए मुझे. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. तो 310 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? आईसी कितना है यहाँ पर? ओके 150. दिस इज आईसी. ये आईसी है हमारा. ये हो जाएगा 160 रुपीज, 160 लैक्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो. ये हुआ हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन. ये भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है. ये भी बेटा मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है. अभी आपकी कोई क्वेरी है इन दोनों क्वेश्चंस में से? यू कैन आस्क. एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? यू कैन रेज योर हैंड लाइक दिस. जैसे वो मंत्री वगैरह बनते हैं तो फिर उन्हें ऐसी शपथ लेनी पड़ती है ना, जस्ट लाइक दिस. जस्ट अ मोमेंट. तो मैं बता रहा था कि आपने आप लोगों ने ऐसे कर देना है. देखिए एक बच्चे ने किया है, हम इसकी बात को पूरा सुनेंगे. बताओ बेटा ऋतिक. सर अगर इन केस हमें जीवीएफसी निकालने को पहले ना गुड मॉर्निंग करना चाहिए हमें. हाँ जी गुड मॉर्निंग सर. चलो गुड मॉर्निंग. तो इस हमें जीवीएफसी निकालने को कह दिया तो एनआईटी 0 ले लेंगे इस क्वेश्चन में? वो कहेगा ही नहीं. वो हमारी और आपकी तरफ बेवकूफ थोड़ी है. वही बात आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि पहले जो आंसर होता है ना, ये क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल एग्जामिनर बनाता है तो ऐसे नहीं बनाता कि ये लिख दिया और वैल्यू लिख दिया और फिर कह दिया ये कैलकुलेट करो. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब किताब लिखी जाती है, जब कोई भी चीज लिखी जाती है ना, तो यहाँ से शुरू नहीं होता क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है बेटा. ऐसे चलते हैं ऐसे. फिर जो चीजें उन्होंने यूज की है उन्हें यहाँ रखते हैं और एक दो चीज एक्स्ट्रा डालते हैं. आज मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया राइटर्स का. यहाँ से शुरू नहीं होता क्वेश्चन. जैसे आपका हम लिखते हैं ना डेप्रिसिएशन 20 लिखो, यहाँ से शुरू नहीं होता. जब लिखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है. ऐसे चलता है फिर ऐसे चलता है. समझे? तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो कोई सब स्टैंडर्ड बुक होगी,
एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? यू कैन लोअर योर हैंड, थैंक यू। और बेटा किसी ने कुछ पूछना है? आपसे जो वेरिएबल अवेलेबल होंगे क्वेश्चन में उनके अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपने मुझे और सॉल्व करके दिखाना है, फिर मेरी क्वेश्चन पूछने की बारी आ जाएगी, चांस आ जाएगा, ठीक है? लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी इन दोनों क्वेश्चन को मोर और लेस मैंने भी सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन में और मैंने आपकी हेल्प करनी है, फिर आपने सॉल्व करने हैं। और मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो डिफिकल्ट पूछूंगा, याद रखिएगा। इसीलिए जो चीज समझ में नहीं आ रही है पूछ लीजिए। सेल्स 500, लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वैसे ही बोल देता हूं कि जब आप पढ़ते हैं तो डबल बेड पे, सिंगल बेड पे, हाफ बेड पे लेट कर मत पढ़ा कीजिए। ये कोई मैं आपको आसाराम जी बापू का प्रवचन नहीं सुना रहे हैं कि आप ऐसे लेट गए बेड पे पीछे और मैं जो हूं यहाँ खड़ा हूं। सीधे बैठ के पढ़ाई किया करो हमेशा। जो समझदार है वो समझ जाए, अगली बार मैंने नाम ले देना है। बहुत खतरनाक आदमी हूं इस मामले में। सेल्स लिखिए 500, सब्सिडीज 30। सेल्स 500, सब्सिडीज 30। परचेज ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ मशीनरी 400, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 250, चेंज इन स्टॉक -20, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 40। लिखिए पहले क्वेश्चन को ढंग से, क्योंकि सॉल्व तभी करेंगे जब अच्छे से लिखेंगे। इसे वैल्यूज देख लीजिए, सामने आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है वैल्यूज सामने। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मैंने किसी से भी क्वेश्चन करा लेना है तो इसे सभी सॉल्व करें। Sales 500, subsidies 30, purchase of machinery 400, purchase of raw material 250, change in stock 120, replacement cost 20। मुझे आपने NVAFC कैलकुलेट करके बताना है। NVAFC स्टार्टिंग आप वैल्यू ऑफ आउटपुट से ही करेंगे। स्टार्टिंग आप वैल्यू ऑफ आउटपुट से ही करेंगे। आप सॉल्यूशन के बाद उसका फोटो भेज देंगे मुझे। सॉल्यूशन के बाद उसका फोटो भेज देंगे मुझे, व्हाट्सएप कर देंगे उसका फोटो सॉल्यूशन का। एक बार चेक करने के बाद ही फॉरवर्ड करें। फिर कैमरा ऑफ है बेटा, दिस इज नॉट द राइट वे। आप समझ नहीं रहे हैं बात को, मैं प्यार से बोल रहा हूं, आप मान नहीं रहे हैं।
मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, ऐसा मत करें। Don't make me ask one thing again and again, and that too daily. You are grade 11 students. I am getting solutions, but not everybody has sent. एक सॉल्यूशन को मैंने भी फॉरवर्ड किया है। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर भी सॉल्व। वैसे मैंने एक आप में से ही एक सॉल्यूशन को फॉरवर्ड कर दिया है ग्रुप में। आंसर इज 220। लेट अस हैव अ लुक एट दैट व्हाई इट इज 220। ओके, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनबीएफसी का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख के इसे सॉल्व कर सकता हूँ अगर वो मैंने याद किया हुआ है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेट माइनस एनआईटी। तो सेल्स इज 500 plus change in stock is -20 minus IC is purchase of raw material 250। ये मैंने नहीं लेना है, वो हमने लिख लिया था ऑलरेडी। 250 के बाद हम माइनस करेंगे डेट को विच इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, माइनस करेंगे एनआईटी को, आईटी नहीं है, सब्सिडी गिवन है, तो 0 माइनस 30, यानी कि ये हुआ 500 माइनस 20 माइनस 250 माइनस 40 प्लस 30। ये हुआ 530 माइनस 50 है 310 विच इज ₹220। ये आप अगर फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख के कर सकते हैं। यू विल गेट अ पिक्चर ऑफ दिस एज वेल। जो आपने किया है वो भी ठीक है, और अगर आपने फॉर्मूला पूरा याद किया हुआ है तो आप इसे ऐसे लिखकर भी कर सकते हैं। ओके, ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है ग्रुप्स में, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमने लिखा हुआ था तो हमने वो गलती या वो मिस्टेक नहीं की है परचेज ऑफ मशीनरी वाली। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या सीख लिया है कि अगर सिर्फ सब्सिडी गिवन हो तो उसे ऐड भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अगर सिर्फ सब्सिडी गिवन है और हमें एनआईटी चाहिए तो आईटी माइनस सब्सिडी, देयर इज नो आईटी तो 0 माइनस सब्सिडी करेंगे तो वो प्लस सब्सिडी हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये मेरी कार नहीं है, ये मेरा फॉर्मूला है, समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला है, इसमें से कोई एक चीज मिस कर दी जाए। समझने की कोशिश कीजिए एग्जामिनर आपसे कैसे कराएगा। ये सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर अगर मैं आईसी की वैल्यू को मिस कर दूं, बाकी सब वैल्यूज आपको अवेलेबल करा दूं इंक्लूडिंग एनबीएफसी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये फॉर्मूला है, उसमें मैंने 6 वैल्यूज पुट करनी है, कोई सी भी एक मिस कर लूं, कोई सी भी एक, और बाकी 5 वैल्यूज आपको दे दूं, तो आप 5 वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में सही तरीके से और प्लस माइनस करेंगे तो मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? 6 वैल्यूज हैं, देखो इसमें एनबीएफसी, सेल्स, चेंज इन स्टॉक 3 हो गई, आईसी 4, डेट 5, एनआईटी 6। इन 6 में से अगर मैं एनआईटी को मिस कर दूं और आपसे कहूं कैलकुलेट एनआईटी,
और बाकी 1 2 3 4 5 वैल्यूज आपको दे दूं तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे और प्लस माइनस करके साइड को बैलेंस करके उसे सॉल्व कर लोगे। अब हमने ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके लिए जरूरी है कि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक से लर्न होना चाहिए। क्लियर? इसे हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हमने फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया है और 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दोपहर तक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप अपनी बुक में से देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और मुझे अगर अपनी बुक में से देखकर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मुझे उसका क्वेश्चन भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि मैं क्रॉस चेक कर लूं। ओके, एनी क्वेश्चन? किसी ने पूछना है कुछ? Anybody would like to ask anything? Anybody would like to ask anything? I am not seeing any hands, so I am assuming that you have got no questions anymore. Thank you very much for joining this class. Now you can move on to your next class. See you tomorrow. Same channel, same time.